राजा अथवा राज्य की उत्पत्ति को लेकर जो विचार मंथन प्राचीन काल में किया गया, उसका अध्ययन करने से 4 सिद्धांत हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक अवस्था में मानव समाज सत्ययुग में था। किसी प्रकार का भी पाप नहीं था, सब लोग आनंद पूर्वक रहते थे। इस कृतयुग में सर्वप्रथम राज्य, राजा, दंड एवं दांडिक आदि कुछ भी नहीं थे। सब लोग धर्म से ही परस्पर रक्षा करते थे, परंतु वे शनैः शनैः मोहाभिभूत हुए तथा सन्मार्ग से बिछुड़ने लगे। इस प्रकार उन्हें कष्ट हुआ, वे परस्पर लड़ने लगे तथा समाज में अशांति फैलाने लगे। मनुष्यों का नैतिक पतन हो जाने और धर्म का लोप हो जाने पर यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि राज्य द्वारा मनुष्यों में मर्यादा और नियंत्रण की स्थापना की जाए। इसी भावना से उन्होंने मनु वैवस्वत को अपना राज्य बनाया तथा उसे धान्य शतभाग व पन्य दशभाग देने लगे। उसका कर्तव्य जनता की रक्षा करना था और जनता का कर्तव्य उसके आधिपत्य में रहना था। महाभारत, अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों इस सिद्धांत का स्पष्टतया उल्लेख प्राप्त होता है। वैदिक युग में राजा की उत्पत्ति के संबंध में एक सिद्धांत ये भी प्रचलित था। इसके अनुसार राजा परमात्मा का अंश माना जाता था। इस सिद्धांत का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है, जहाँ राजा का प्रजापति कहा गया है, क्योंकि उसके अधीन कितने ही व्यक्ति रहते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक संबंधी मंत्रों में अग्नि, गायत्री, स्वास्ति, बृहस्पति आदि देवताओं से राजा के शरीर में प्रवेश करने की प्रार्थना की गई है। यजुर्वेद में राजा को दिवसूना अर्थात द्युलोक का पुत्र कहा गया है। मनुस्मृति के अनुसार संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा का निर्माण इंद्र, अग्नि, यम, सूर्य, वायु, वरुण, चंद्र और कुबेर से अंश लेकर किया। इसीलिए वह उसकी आंखों और मनों को सूर्य के समान अपने तेज से व्याप्त करता है तथा पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति उसकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। राजा अपने प्रभाव के कारण ही स्वयं अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, चंद्रमा, कुबेर, वरुण और महेंद्र होता है। यदि कोई बालक भी राजा हो तो यह समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए कि वह तो अभी बालक ही है। राजा देखने में यद्यपि एक साधारण मनुष्य प्रतीत होता है, पर वास्तव में उसे एक महान देवता समझना चाहिए। राजनयिक अभिकर्ता वे व्यक्ति होते हैं जो विदेशों में भेजे जाने वाले राज्य के प्रतिनिधियों के रूप में निवास करते हैं। वे उन दोनों देशों के मध्य जिसके द्वारा ये भेजे जाते हैं तथा जहां भेजे जाते हैं महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं। इस प्रकार के कूटनीतिक डिप्लोमैटिक कृत्य करते हैं एवं बनाए रखते हैं तथा राजनीतिक या विधिक व्यवहार पूरा करते हैं। वर्तमान समय में राजनीतिक प्रतिनिधियों की संस्था एक पद्धति हो गई है जिसके द्वारा राज्यों के बीच समागम प्रतिपादित किया जाता है। ये राजनयिक अभिकर्ताओं को भेजने तथा स्वीकार करने की प्रजा अनुसरण प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। प्राचीन भारत में भी दूतों को एक राज्य से दूसरे राज्यों में भेजने की प्रथा थी। मनुस्मृति में जो भी वर्णन मिलता है उससे पूर्ण रूपेण आश्वस्त होकर नहीं कहा जा सकता है कि हकीकत में मनु का क्या मंतव्य रहा होगा। इस संदर्भ में मानव धर्मशास्त्र में जो भी मूल्यांकित सामग्री उपलब्ध है वह सूक्ष्म है। इस विषय वस्तु के आधार पर सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि मनु वास्तविक रूप से सावयव स्वरूप से परिचित थे और इस सिद्धांत का आश्रय उन्होंने मानव धर्मशास्त्र में राज्य के स्वरूप के वर्णन प्रसंग में समेट लिया था। राजा के 3 प्रमुख कार्य हैं: राजनयिक प्रबंध अथवा कार्यकारिणी संबंधी, न्याय संबंधी एवं विधान निर्माण संबंधी कार्य। मनु का कथन है कि राजा में सभी देवताओं की दीप्ति विद्यमान रहती है। राजा शास्त्रोचित जिन नियमों का प्रणयन करता है उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मेघातिथि ने राजनियमों के अंतर्गत लिखा है कि राजधानी में उत्सव आदि मनाना चाहिए। मंत्री के घर वैवाहिक कार्यक्रम में सबको जाना चाहिए। कसाई पशु को न मारे, पक्षियों को न पकड़े, महाजन ऋणी को न सताए, बुरी संगति न करे, ऐसे व्यक्ति को घर न आने दे। राजा को शास्त्रीय नियमों, वर्णाश्रम धर्म तथा अग्निहोत्र का विरोध नहीं करना चाहिए। गौतम के अनुसार राजा को राज्य नियम धर्म ग्रंथों तथा वेद, धर्मशास्त्र, वेदांगों एवं उपनिषदों और पुराणों को लक्ष्य बनाकर बनाने चाहिए। मनु का मत है कि राजा दुर्भिक्ष के समय निर्यात पर रोक लगा दे। यदि कोई व्यापारी इसका उल्लंघन करे तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ले। दुर्भिक्ष तथा विपत्ति के समय राजा प्रजा का रक्षण करे, प्रजा की चोरों, आक्रमणों तथा डाकुओं से रक्षा करे। मनु का कथन है कि राजा ही योग है। राजा के कार्यानुसार 4 युग होते हैं। यदि राजा आलस्य तथा अज्ञान के कारण कोई कार्य नहीं करता है तो उस समय कलयुग होता है। उस समय राजा सुप्त अवस्था में होता है। जागृत अवस्था में होने पर तथा कार्य न करने पर उसके राज्य में द्वापर युग होता है। जब राजा राजकार्य, संधि, विग्रह आदि और शासन प्रबंध करना है उस समय त्रेता युग होता है। जब राजा शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट धर्मानुसार राज्य करता है उस समय सतयुग होता है।
मंत्रिमंडल शासन रूपी गाड़ी की धुरी है, क्योंकि जिस प्रकार से शासन रूपी शरीर बिना मन और मस्तिष्क के चलायमान नहीं हो सकती है, उसी प्रकार अच्छे से अच्छा शासनाध्यक्ष राज्य गाड़ी को अकेले नहीं खींच सकता है, क्योंकि शासन और प्रशासन के आदेश एवं नियम की पुस्तकावली मंत्रिमंडल ही तैयार करता है। मंत्रिमंडल में विशेष लोग विचार विमर्श के लिए बैठते हैं और मंडल की अधिकांश बातें गोपनीय रखकर बल्कि उसे सीधे कार्य के रूप में परिणति कर दिए जाते हैं। इसमें शासनाधिपति के बहुत ही घनिष्ठ और विश्वसनीय पात्र इस समिति में सदस्य बनाए जाते हैं, चाहे आज का वर्तमान संसदीय शासन हो या अध्याय शासन हो या फिर पहले का राजतंत्रीय शासन रहा हो। मंत्रिमंडल प्रशासनिक इकाई का महत्वपूर्ण अंग रहा है। स्मृतियों में राज्य के सप्तांग वर्णन में द्वितीय स्थान पर अमात्य या सचिव का स्थान देकर उसकी आवश्यकता तथा महत्व का प्रतिपादन किया गया है। इतिहासों और पुराणों में भी सचिव की महत्ता का प्रतिपादन मिलता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने अपने सुंदरकांड में इसका सहज वर्णन किया है।